तो जैसा कि आपने देखा होगा पिछली वीडियो में हमने हाउस में जो राशियां पड़ती हैं उनके बारे में डिस्कस किए। तो आज हम बेसिकली ये जो 12 के 12 घर बने हुए हैं, इन घरों में हर घर में क्या काम होता है, मतलब हर घरों में क्या चीज़ देखी जाती है, किस एरिया के बारे में कवर किया जाता है। जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ये इसे लग्न बोलते हैं। अंग्रेजी में अगर आपको सिंपल शब्दों में बताएं तो अंग्रेजी में इसे असेंडेंट बोलते हैं। अगर आपको कहीं सुनने में ले कि असेंडेंट, तो असेंडेंट आप सीधे समझ जाना कि इसे आपको नॉर्मली अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर से अपनी कुंडली निकालते हैं तो आपको नॉर्मली इस घर में लग्न लिखा मिलेगा। लग्न मतलब लाभस बना होगा, इसे सिंपली आप लग्न समझ सकते हैं और ये पहला घर होता है। इतना आपको आ गया होगा समझ में, जो कि दो पिछली वीडियो में हमने इसी के बारे में डिस्कस किया था। आज इससे थोड़ा सा और अपन एडवांस जाते हैं और आगे बढ़ते हैं कि और आगे क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था कि ये पहला घर होता है, पर बात इतने में पूरी नहीं होती है। हर घर का एक मालिक होता है, एक नैसर्गिक, एक नेचुरल कारक होता है। मतलब आपने सुना होगा काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष मतलब एक टाइम पर्सन। काल पुरुष की कुंडली में मतलब पहले घर में एक राशि पड़ती है। जैसा कि आपने मेष से लेकर मीन तक अगर आप राशियों को याद कर चुके होंगे, तो ठीक वैसे ही रिदम से, ठीक वैसे ही सीक्वेंस से अगर हम चलें तो पहले घर का मालिक मंगल होता है। मतलब मेष राशि पड़ी, जहां पर भी मेष राशि पड़ती है उसका मालिक मंगल होगा। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये कुंडली काल पुरुष की कुंडली है। आपकी नहीं हो सकती, या किसी की भी हो सकता है कि आपका जन्म मेष राशि उदित राशि रही होगी, तो आपका जन्म मेष राशि में हुआ होगा, मतलब पूर्व की दिशा में मेष राशि पड़ी होगी। पर सबकी तो नहीं होगी, किसी ना किसी की मेष राशि जरूर यहाँ पर पहले घर में होगी। पर हम यहाँ पर एक नेचुरल सिग्निफिकेंस समझना चाहते हैं हर घर का, कि हर घर में एक नेचुरल उसका मालिक कौन होता है, उस घर को रूल करने वाला एक नेचुरल मालिक कौन होता है। तो सिंपली आप यही बात हमेशा नोट करके चलना, यही बात हमेशा याद करके चलना कि नेचुरल कारक जो होते हैं वो कभी नहीं बदलते हैं। मतलब यहाँ पर 1 नंबर लिखा हो या ना लिखा हो, यहाँ पर हो सकता है 10 नंबर लिखा हो सकता है 11 नंबर लिखा हो, 12 नंबर लिखा हो, 2 नंबर लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा है, लेकिन इसका जो नेचुरल मालिक होगा, इसका जो रियल मालिक होगा इस हाउस का, वो मंगल ही होगा। अब देखिए दूसरा टॉपिक क्या हो सकता है इसमें। दूसरा टॉपिक ये हो सकता है कि अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर 10 नंबर लिखा है तो कंफर्म जाहिर सी बात है कि यहाँ 11 नंबर लिखा होगा। और आप अगर यहाँ पर 10 नंबर देखते हैं तो इसका आपकी कुंडली के हिसाब से नेचुरल कारक, नेचुरल जो लॉर्ड होगा यहाँ का लॉर्ड शनि होगा। अब ये भी हो सकता है कि शनि इन 12 घरों में से कहीं पर भी बैठा हो। मान लीजिए यहाँ पर बैठा है 11वें घर में, अब यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, इसका मालिक हुआ, इस घर का मालिक हुआ आपकी कुंडली में अगर 10 नंबर लिखा है, तो इसका जो नेचुरल, इसका जो नैसर्गिक कारक होगा, उसका अधिपति होगा, वो कहीं ना कहीं जाकर बैठा होगा। पर इस घर का लॉर्ड वही होगा जो कहीं भी जाके बैठा है। मतलब 10 नंबर मतलब शनि की राशि हुई, 11 नंबर मतलब शनि की राशि हुई, ये दोनों राशि शनि की हुई। मतलब यहाँ का जो नेचुरल लॉर्ड होगा वो लॉर्ड शनि होगा। हाँ, अगर ये भी एक टॉपिक हो सकता है कि अगर आपको इन राशियों के नाम नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो में जा सकते हैं, वहां पर हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया है कि किस राशि का कौन लॉर्ड होता है, कौन से नंबर की राशि को क्या बोलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, 10 नंबर का मालिक शनि होगा। यहाँ का, हाँ, मकर राशि, यहाँ का लॉर्ड, यहाँ इस राशि का नाम मकर राशि है और इसका लॉर्ड शनि होगा। मतलब यहाँ का जो नेचुरल लॉर्ड है वो लॉर्ड शनि हुआ। तो ठीक ठीक आपको ऐसे ही हमेशा याद रखना है कि जो राशि जहां पर भी पड़ती है उस वो केवल एक रेंट से दी हुई जगह है। मतलब मैं आपको और सिंपली वे में समझाऊं तो जिस रूम में मैं हूं, अगर ये रूम अगर मेरा है और मैं किसी दूसरे रूम में जाके रहने लग जाऊं और इस रूम को मैं रेंट से दे दूं, तो ये वाला फंडा यहीं पर अप्लाई होता है कि ये अगर 10 नंबर यहाँ पर लिखा है तो 10 नंबर का ओरिजिनल मालिक शनि होगा। अब भले ही शनि जाकर सप्तम में बैठ जाए, 10th में बैठ जाए, कहीं पर भी बैठ जाए, लेकिन उसका लॉर्ड हमेशा शनि ही होगा। मतलब दशा में, अंतर दशा में, कोई भी गोचर में आपको इफेक्ट यहीं के मिलेंगे, भले ही शनि कहीं पर भी बैठा है। हाँ, वहां पर भी इफेक्ट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो अभी हम समझते हैं नेचुरल कारक को, नेचुरल कारक को समझते हैं। ये काल पुरुष की कुंडली समझ के चलिए आप। यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, यहाँ पर 2 या 3 4 5 ऐसे ऐसे 12 तक, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए
एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, यहाँ पर सूर्य की राशि हुई सिंह राशि। तो आपको अगर सिंपली वे में कुंडली समझनी है तो ये घर सूर्य का हुआ। अब भले यहाँ पर कोई भी राशि लिखी हो, भले यहाँ पर कोई भी प्लेनेट बैठा हो, आपको हमेशा उसे सूर्य का ही घर समझना है। अगर आपको नैसर्गिक कारक समझना है, आपको नेचुरल लॉर्ड समझना है कुंडली में, तो इस घर को हमेशा सूर्य का ही घर मान के चलना है। भले ही सूर्य कहीं पर भी बैठा हो, भले ही सूर्य की राशि कहीं पर भी पड़ती हो। मतलब यहाँ पर अगर हम 5 नंबर हटा दें, यहाँ पर हम 10 नंबर लिख दें, तो यहाँ का जो टेम्पररी लॉर्ड हुआ वो शनि हुआ। लेकिन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो नेचुरल कुंडली हुई, उसके हिसाब से यहाँ का लॉर्ड सूर्य हुआ। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी नहीं आया समझ में, तो मैं एक बार और रिपीट करता हूं इस बात को। ये हमेशा सूर्य का ही घर होगा, क्योंकि राशि वाइज आप पिछली वीडियो में देखना, जो 5 नंबर में राशि पड़ती है वो सूर्य की राशि पड़ती है। आपको काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किस घर की लॉर्डशिप किसको दी गई है। मतलब राशियां जो मैंने बताया है आपको, वो राशियां ये शो करती हैं कि उस घर, ठीक उसी घर की, मतलब 5 नंबर अगर लिखा है तो 5वें घर का नेचुरल लॉर्ड सूर्य ही होगा। चाहे सूर्य कुंडली में कहीं पर भी बैठे, सिंह राशि 5वें नंबर की राशि कहीं पर भी पड़े, वो मैटर नहीं करता है। 5वें घर में सूर्य ही उसका घर होगा, सूर्य ही उसका हाउस होगा। इतना आपको समझ में आ गया। अगर मतलब अभी भी नहीं आया तो मैं एग्जांपल के तौर पे अभी भी आपको समझा सकता हूँ। मतलब यहाँ पर अगर शनि लिखा है 10वें घर में, अब राशि यहाँ पर मान लीजिए 2 नंबर राशि हुई, मान लीजिए आपकी कुंडली में या किसी की भी आप कुंडली देख रहे हैं, कोई भी राशि लिखी है XYZ, कोई भी राशि लिखी है, अगर शनि यहाँ पर बैठा है 10वें घर में, तो 10वें घर में यहाँ पर वो नेचुरल हाउस में बैठा है, अपने खुद के मकान में बैठा है। आप इतना समझ सकते हैं। पहले घर में मंगल, दूसरे घर में शुक्र। आपको ये मैं पहले भी समझा चुका हूं। तो ये हुई कालपुरुष की कुंडली, और मतलब यहाँ का नेचुरल लॉर्ड इन्हीं राशियों के हिसाब से आप समझ सकते हैं। अब मैं आगे चल के आपको एक और टॉपिक समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ठीक था। ठीक है, अब आगे ये जो इंटरफेस खुला है, ये आपकी जन्म कुंडली कहलाती है। ठीक है, अब ये जन्म कुंडली में आप अगर देखे होंगे कि किसी से आप अगर कुंडली दिखवाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं या किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो वो आपको सपोज बोलता है कि 10वें घर में शनि बैठा है। ठीक है, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि 10वें घर में क्या होता है। 10वें घर में अगर शनि बैठा है तो किस फील्ड से रिलेटेड वो प्रोसेस करेगा, किस फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, किस फील्ड से रिलेटेड बेनिफिट करवा सकता है। तो यही टॉपिक अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, किस घर में क्या काम होता है, किस घर से किस चीजों से रिलेटेड चीजें देखी जाती हैं, ये हम अब समझने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल, अभी हम लाइट बताते हैं आपको, ज्यादा ब्रीफली नहीं समझाना चाहते। आपको अभी मोटे मोटे तौर से एक अंदाजा लग जाएगा, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर आपको और बारीकी से समझना है तो हम और एक अलग से इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे आपके लिए। अभी आप इतना समझ सकते हैं कि ये पहला घर है, अगर जिसे लग्न बोलते हैं। ठीक है, अब किसी की भी कुंडली देखना, पहला घर यही होगा। इस पहले घर में हमेशा स्वयं की बात की जाएगी। स्वयं, स्वयं मतलब खुद का। जिसकी भी कुंडली देख रहे हैं आप, उसके स्वयं के बारे में पता पहले घर से पता चलेगा। मोटे मोटे तौर से अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं, ये है मोटे मोटे तौर से शब्द। आपको इस घर में स्वयं के बारे में पता चलेगा। ठीक है, स्वयं मतलब खुद का, शरीर का आकार, विचार, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपनी थॉट प्रोसेस के बारे में, अपने ढंग के बारे में, हुलिया के बारे में, इन सब के बारे में आपको इस घर से पता चलेगा। मतलब अगर आप किसी की कुंडली देखते हैं तो इस घर की अगर आप सर्जरी करोगे, इस घर को आप डीपली समझोगे, तो इस घर से आपको उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चल जाएगा, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, पहले घर में आपको समझ में आ गया होगा कि पहले घर में हमेशा किसी पर्टिकुलर इंसान की अगर कुंडली देखते हैं तो उसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में पता चलेगा। मतलब इस घर से आप माता पिता भाई बहन किसी की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। इस घर से आप हमेशा उसके स्वयं के बारे में बस प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा घर, इसे मोटे मोटे तौर से धन भाव बोलते हैं। धन भाव। अब इसमें आपकी इनकम का भी पता चलता है, इसमें आपके कुटुंब के बारे में भी पता चलता है, आपकी फैमिली के बारे में पता चलता है, आपका जो ब्लड वाला रिलेशन रहता है, आपका जो खून का रिश्ता रहता है, उसके बारे में भी पता चलता है, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी इनकम के बारे में।
थोड़ा थोड़ा आपकी थोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में भी अंदाजा लग जाता है। इसमें आपकी आपके मतलब फैमिली वालों के बारे में मोटे मोटे तौर से पता चलता है। और आपकी जो वाणी है, आपकी बोलने की शक्ति, आप कैसा बोलते हैं, आप कैसा समझते हैं, आपकी बोली कैसी है, आप मधुर बोलते हैं कि कठोर बोलते हैं, ये भी आपसे पता चलता है। इस घर से आपको आपके खाने के बारे में भी पता चलता है, आप क्या खाते हैं, आपकी हैबिट कैसी, आप क्या खाना पसंद करते हैं। मोटे मोटे तौर से आपको इन एरिया के बारे में इस घर से पता चलेगा। अब आ जाइए तीसरे घर में। तीसरा घर आपको बताता है कि आपके भाई बहन, यात्राएं, आपके एफर्ट्स, आप जो सोशल कनेक्टिविटी करते हैं, आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं अगर, तो आपको मोटे मोटे तौर से इस घर से पता चलेगा। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, हालांकि बहुत सारी चीजें हर घर में इतना बता सकते हैं, हर घर में इतना बता सकते हैं कि एक वीडियो पूरी पूरी उसमें चली जाएगी, मतलब 20-25 मिनट लगेंगे एक घर के बारे में डिस्क्राइब करने में। पर मोटा मोटे तौर से एक घर में इतना ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको और बारीकी से इन जैसे यहाँ पर यात्राएं लिखा है, तो ये यात्राएं अगर लिखा है, इसको और ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे तो ये कई प्रकार की यात्राएं शो कर सकता है। यहाँ पर अगर भाई बहन लिखा है तो यहाँ पर कई प्रकार की उसमें भी प्रॉब्लम दिख सकती हैं, उसमें भी अच्छाई दिख सकती हैं। तो ऐसे ऐसे आप मोटे मोटे तौर से समझ सकते हैं। अब आ जाइए चौथे घर में। अब चौथा घर आपकी माता का है। अब यहाँ का नेचुरल कारक भी मून होता है, इसलिए ये घर माता का है। अब मून होता है अगर यहाँ का नेचुरल कारक, तो यहाँ पर आपके मन के बारे में भी बात होगी, यहाँ पर आपके कंफर्ट के बारे में बात होती है, यहाँ पर आपके प्रॉपर्टी के बारे में भी बात होती है। ठीक है। ये मोटी मोटी फोर्थ हाउस की प्रेडिक्शन हो गई, फोर्थ हाउस के नेचुरल सिग्निफिकेंस हो गई। अब फिफ्थ हाउस में आ जाइए। पांचवा घर आपकी संतान, शिक्षा, आपकी बुद्धि। मोटे मोटे तौर से ये एरिया कवर होता है। आपका लव रिलेशनशिप, ठीक है। छठे घर में आ जाए यहाँ पर रोग, रिपु, ऋण, कंपटीशन, कोर्ट केसेस। ठीक है। मोटे मोटे तौर से छठे घर में ये चीजें देखी जाती हैं। सातवें घर में आ जाए आपका विवाह, पार्टनर, बिजनेस। तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर से बिजनेस का भी विचार होता है, आपकी वाइफ का विचार होता है, आपकी बिजनेस पार्टनर का भी विचार होता है, आपके बिजनेस का भी यहाँ पर विचार होता है। आठवें घर में आ जाए यहाँ पर सडन इवेंट, एक्सीडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आठवें घर से देखी जाती हैं, तंत्र, मंत्र, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, और जितनी भी अभी चल रही हैं, टैरो रीडिंग, माइंड रीडिंग, जो ऐसी चीजें जिन्हें हम समझ नहीं सकते, जिन्हें हम मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो चीजें 8th हाउस से देखी जाती हैं। यहाँ से क्रोनिक डिजीज भी देखी जाती हैं। व्यक्ति के जीवन में अगर काफी ऐसी डिजीज आई हैं जो वो उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी चीजें जो इंसान के कंट्रोल के बाहर है, जिस पर्टिकुलर इंसान की कुंडली है, अगर उसका 8th हाउस 8वां घर पीड़ित है, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी जिनका कोई समाधान नहीं होगा, जो प्रॉब्लम्स पढ़ी भी नहीं जाती, ऐसी चीजें 8वें घर से देखी जाती हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 9वें घर। ये थोड़ा सा पिता के भी लिए बताया जाता है, हालांकि पिता के लिए 10th हाउस भी रहता है, पर ये मोटे मोटे तौर से गुरु के बारे में दर्शाता है। यहाँ पर धर्म कर्म के बारे में, धर्म कर्म, ये घर आपके फ्यूचर का भी रहता है। आगे चल के हम समझाएंगे नवमांश कुंडली के बारे में, तो हम इस 9वें घर के बारे में जरूर बताएंगे। 9वां घर आपके लक को भी शो करता है, भाग्य। 9वां घर, जैसा कि अभी हमने 5वां घर देखा था, तो यहाँ पर भी लक आता है, पर ये पूर्व पुण्य दिखाता है, मतलब पूर्व जन्म का भाव 5वां घर होता है। और इस जन्म में जो चीजें हमें मिलनी चाहिए, जो चीजें जो हमें पूर्व जन्म में मिली थी, अगले इस जन्म में आपको 9वां घर एक्टिव दिखेगा। मतलब 9वें घर से आपके गुरु का, आपके
प्रॉस्पेरिटी के बारे में, आपके भाग्य के बारे में, आपके ज्ञान के बारे में, हायर नॉलेज के बारे में। हालांकि हायर नॉलेज 5वें घर से भी पढ़ा जाता है, पर मोटे मोटे तौर से 9वां घर और 5वां घर हायर नॉलेज को दिखाता है। तो यहाँ मोटे मोटे तौर से हमने 9वें घर को समझ लिया। अब 10वें घर को, ये अथॉरिटी, पोजीशन, फादर, पिता, और आपका कैरियर, ये आपको शो करता है। मतलब जैसे आप किसी सिविल सर्विस में हैं या फिर आप किसी बड़ी पोजीशन में हैं, पावर में हैं आप, तो आपका 10th हाउस देखा जाएगा। ठीक है, मोटे मोटे तौर से आप 10th हाउस को इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पे फादर की भी बात होती है, फादर कैसी पोजीशन में होंगे ये भी आपकी कुंडली डिसाइड करती है, ये भी आपकी कुंडली में दिखता है। 11वें घर में आ जाइए, ये घर और ये दूसरा घर, दूसरा और ये 11वां घर, ये ज्यादातर हमें बेनिफिट्स को शो करता है। ये हमें इनकम के बारे में बताता है, इनकम, हमारी डिजायर्स, हमारा फ्रेंड सर्कल, ठीक है, और कुल मिलाकर यहां से लाभ, इसको लाभ भाव बोलते हैं, लाभ, प्रॉफिट। 11वें घर से मोटे मोटे तौर से हम यही समझेंगे कि 11वें घर में हम लाभ के बारे में देखते हैं। चाहे किसी भी चीज का लाभ हो, यहाँ पर हम धन की बस बात नहीं कर रहे, धन की बात दूसरे घर से बस की जाएगी। मतलब दूसरा घर धन का लाभ बस दिखाता है। 11वां घर हमें हर चीज का लाभ दिखाता है, जिस चीज में हमें खुशी मिलती है, जिस चीज से हमारी डिजायर्स पूरी होती हैं, उसके बारे में हमें 11वां घर बताएगा। ठीक है, अब आ जाइए 12वें घर में, 12th हाउस। देखिए 6ठा, 8वां और 12, इन घरों को ज्योतिष में ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिखती हैं। यहाँ इन घरों में प्रॉब्लम की बात की जाती है, मतलब मोटे मोटे तौर से प्रॉफिट कम, लॉस ज्यादा दिखते हैं। 12वां घर, हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, सेल्वेशन, मुक्ति। अब मुक्ति इंसान को कब मिलती है? मुक्ति मिलती है प्रॉब्लम्स को फेस करने से। मतलब इंसान मुक्त तभी होता है जब बहुत ज्यादा समस्याएं झेल चुका हो। मतलब सुख में वो लिबरेशन प्राप्त नहीं कर सकता, दुख ही में लिबरेशन प्राप्त कर सकता है। तो इस घर से हॉस्पिटलाइजेशन का पता चलता है, इस घर से मुक्ति का पता चलता है, इस घर से विदेश यात्रा का भी चर्चा किया जाता है। मतलब ये घर टोटल 50-50 समझ सकते हैं कि 50-50 है, ये आधा अच्छा आधा बुरा। मतलब यहाँ से विदेश यात्रा का भी देखा जाता है, यहाँ से हॉस्पिटल का भी देखा जाता है, और यहाँ से मुक्ति का भी देखा जा सकता है। ये एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, हानि, और हानि कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप, ये व्यय भाव है। मतलब मोटे मोटे तौर से अगर मैं एक शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो ये इस भाव को व्यय बोलते हैं, व्यय, व्यय भाव। ठीक है, आपको अभी हमने यहाँ पर 12 के 12 घरों को गिना, 12 घर के बारे में हमने आपको यहाँ पर गिना दिया है। अगर आपको नहीं आया हो समझ में, हालांकि हम आगे चल के इस टॉपिक में काफी लंबी वीडियो बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो जितने भी शब्द लिखे हैं बस इन्हीं बस की बात की जाती है। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी सामने नहीं आई हैं, बहुत सारी चीजें जो अभी हम नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मोटे मोटे तौर से हमने इन घरों में क्या पढ़ा जाता है ये समझाया। हालांकि बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक घर को कवर करने में काफी टाइम लग जाएगा। अब हमने यहाँ पर अभी ब्रीफली इसलिए नहीं समझाया क्योंकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो, आपको ज्यादा भारी ना लगे, इस वजह से। आगे चलकर हम और ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, पर आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपको मतलब बाद में आपको समझ में आने लगेंगी चीजें। इसलिए मैं ये मोटी मोटी चीजें आपको गिना दिया हूँ। जैसे कि पहला घर लगन होता है, असेंडेंट बोलते हैं इसको। इस घर से आपका स्वयं के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। दूसरा घर आपके कुटुंब, वाणी, धन के बारे में पता चलता है। तीसरा घर आपकी भाई बहन, आपकी छोटी मोटी यात्राएं, आपके एफर्ट्स, आपके कर्म, आपका हार्ड वर्क, तीसरे घर से पता चलता है। चौथे घर से मोटे मोटे तौर से आपको माता के बारे में बताए हैं, मून के बारे में बताए हैं, मन के बारे में बताए हैं, आपकी प्रॉपर्टी, आपके कंफर्ट्स, आपकी लग्जूरियस लाइफ। पांचवा घर आपकी बुद्धि का है, आपकी विद्या का है, संतान का है, हायर नॉलेज का है, आपके पूर्व जन्म का है, पूर्व पुण्य का है, आपके लव रिलेशनशिप का भी पांचवा घर देखा जाता है। छठा घर आपके रोग, रिपू, ऋण, आपके कंपटीशन, एग्जाम कंपटीशन, आपका किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो सकता है आपका। आपके दुश्मन छठे घर से देखे जाते हैं, और काफी डिजीज देखी जाती हैं, जो ये यहाँ पर रोग लिखा है ये कवर किए हम। यहाँ पर सातवें घर में आपके लाइफ पार्टनर के बारे में पता चलता है, आपके बिजनेस के बारे में पता चलता है। यहाँ से आपकी सेकंड संतान के बारे में भी पता चलता है। आपके काफी रिलेशनशिप के बारे में भी ये घर बताता है।
8वां घर आपके सडन इवेंट्स के बारे में बताता है, एक्सीडेंट के बारे में बताता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका रूपांतरण शो करता है, आप तंत्र मंत्र में है या नहीं, आपकी बुद्धि किस लेवल की है, आपकी बुद्धि ज्योतिष में चलती है या नहीं, कई ऐसी अकल्ट वाली चीजें जिनमें आपकी बुद्धि चलती है या नहीं, आपका घर ये 8वां घर एक्टिव तो नहीं है, इससे आपको पता चल सकता है। 9वां घर आपके टीचर्स के बारे में बताता है, आपके भाग्य, आपका लक, आप धर्म, आप किस प्रकार के हैं, आप कट्टर तो नहीं है, आप शांत स्वभाव के हैं, आपका हायर नॉलेज कैसा है, आपके कर्म कैसे हैं, 9वां घर बताता है। 10वां घर आपकी अथॉरिटी, आपका पावर, आपकी पोजीशन, आपकी रिकॉग्निशन, पोजीशन, आपके करियर के बारे में 10वां घर बताता है, आपके फादर के बारे में बताता है, आपके एंसेस्टर जो रहे हैं उनके बारे में भी बताता है 10वां घर। 11वां घर आपकी डिजायर्स के बारे में बताता है, इनकम के बारे में बताता है, फ्रेंड सर्कल के बारे में बताता है, प्रॉफिट्स के बारे में बताता है 11वां घर। 12वां घर आपके स्पिरिचुअलाइजेशन के बारे में बताता है, आपकी सेलिब्रेशन के बारे में बताता है, एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है, हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में बताता है, और काफी चीजें हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। अब ठीक है, अब आगे चलकर हम, अगर आप कमेंट करेंगे या आपको नहीं समझ में आया तो हम आगे चल के और अच्छे से ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।